हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CS पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत कोशिका के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कोशिका सिद्धांत से कोशिका की जो कुछ कमियां थीं, कुछ उसके ड्रॉबैक्स थे, कुछ उसके क्रिटिसिज्म थे, कुछ उसके जो है एक्सेप्शन थे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वास्तव में कोशिका कैसे बनी, क्या इसका निर्माण था, इसका क्या महत्व था, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का पूरा लेक्चर हम कोशिका सिद्धांत के बारे में ही पढ़ेंगे। यह लेक्चर नंबर 3 होगा सेल बायोलॉजी में। यह लेक्चर नंबर 3 होगा। इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। आइए हम शुरू करते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। चलिए, कोशिका में यह कहा जाता है कि कोशिका सिद्धांत की खोज या कोशिका सिद्धांत MJ स्लाइडेन और थियोडर स्वान नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। पिछले जो हमने क्लास लिया था उसमें हमने बताया था कि स्लाइडेन और स्वान एक बॉटनिस्ट और एक जूलॉजिस्ट थे। ब्रिटिश, ये जर्मन और ब्रिटिश के विद्वान थे, वैज्ञानिक थे। फिर भी यहाँ बता देते हैं क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी भी होना आवश्यक है। ठीक है, ये बॉटनिस्ट थे। क्या थे? बॉटनिस्ट। ये बॉटनिस्ट थे, मतलब वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे। वनस्पति विज्ञान के जनक थे। इन्होंने प्लांट सेल के बारे में बताया, अध्ययन किया, और इन्होंने बताया, क्या बताया कि प्लांट में एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जो ऊतक का निर्माण करता है। कोशिकाओं का समूह होता है। कोशिकाएं पादप में कोशिकाएं आपस में मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं। एक ऊतक का निर्माण करती हैं। अर्थात इन्होंने बताया कि कोशिकाएं आपस में मिलकर के, पादप में कोशिकाएं आपस में मिलकर के जो एक विशेष प्रकार के ऊतक का निर्माण करती हैं, इससे प्लांट के शरीर का या बॉडी का निर्माण होता है। ये जूलॉजिस्ट थे। ये जूलॉजिस्ट जरूर थे, लेकिन उन्होंने पादप और जंतु दोनों बारे में, यहाँ ये कहाँ थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जर्मन के थे, जर्मन विद्वान थे। ठीक है, अब ये कहाँ के थे? स्लाइड थियोडर स्वान थे। इन्होंने 1938 में इंडिपेंडेंटली, दोनों ने अलग अलग स्वतंत्र रूप से कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया है। दोनों विद्वानों ने अलग अलग रूप से कोशिका सिद्धांत के बारे में अपने मत को बताया है। आगे हम देखते हैं, इन्होंने ये बताया कि आउटर बॉडी ऑफ प्लांट सेल एंड आउटर बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। इन्होंने बताया आउटर बॉडी ऑफ प्लांट सेल। इन्होंने पादप कोशिका के सबसे बाहरी परत के बारे में बताया। पादप कोशिका के सबसे बाहरी परत के बारे में बताया। ठीक है, सबसे बाहरी परत के बारे में बताया। दूसरी चीज ने आउटर बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल के रूप में भी बात किया था। आउटर बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल के बारे में बताया था, मतलब जंतुओं के बाहरी आवरण के बारे में इन्होंने बताया था। वास्तव में ये ब्रिटिश विद्वान थे। ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, मतलब ब्रिटिश विद्वान थे, वैज्ञानिक थे। यह जूलॉजिस्ट थे, मतलब यह जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक थे, लेकिन इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों कोशिकाओं पर अध्ययन किया और अपने मत को प्रस्तुत किया था। अंततः इन दोनों वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला
कि बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल प्रोडक्ट। इन दोनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर स्वतंत्र रूप से 1838 में और 1839 में 1838 में और 1839 में इन्होंने अपने मत को अलग अलग स्वतंत्र रूप से दिया। इन्होंने बताया कि सभी जीवित जीवों का जो शरीर बना होता है वह कोशिका के द्वारा उत्पन्न पदार्थों से बना होता है। सभी सजीवों या जीवों का जो शरीर बना होता है वह कोशिका के द्वारा उत्पन्न पदार्थों से ही बना होता है। ठीक है, और यहीं पर नई कंसेप्ट की धारा जो हमने पढ़ते हैं लाइफ, जो मैं पढ़ता हूँ कोशिका जीवन की इकाई है, यहीं पर इन्होंने कहा था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर हुआ? कोशिका सिद्धांत से हमें ये चीज़ मिला कि कोशिका जो है जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। हमारे ख्याल से इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। फिर से रिपीट करते हैं। कोशिका, अच्छा एक चीज़ यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने एक हाईलाइट करके बनाया है। J.H. डॉल्ट्रिज, ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत के विचार या आइडिया को दिया था। विचार या आइडिया को दिया था J.H. डॉल्ट्रिज ने। इन्होंने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत या इसके आइडिया को बताया था। ठीक है, आपसे अगर प्रश्न पूछा है कोशिका सिद्धांत की खोज किसने किया था, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो यह आप बताएंगे स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन और स्वान ये जर्मन और ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे, एक जूलॉजिस्ट और एक बॉटनिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने पादप कोशिका के बारे में और जंतु कोशिका के बारे में, आउटर बाउंड्री के बारे में बताया था। ठीक है, अगली लाइन इसमें आप बताएंगे कि इन्होंने ही बताया था कि बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो पादप में या जीवों में जो भी शरीर का निर्माण होता है वह पहले से बनी कोशिका से के उत्पन्न पदार्थों से होता है, पहले से बनी कोशिका के उत्पन्न पदार्थों से होता है। और यहीं पर महत्वपूर्ण बात निकल के आई, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब जब आगे चला तो बहुत विचारधाराएं सामने आ गई। जैसे जैसे कोशिका सिद्धांत आगे बढ़ता चला गया वैसे वैसे इसमें बहुत ज़्यादा उलझनें होती चली गई, लेकिन किसी वैज्ञानिक ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि वास्तव में कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। स्लाइडन और स्वान ने यह बताया कि कोशिका सिद्धांत में कि कोश जीवन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है जीवन की मूलभूत इकाई और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, लेकिन ये भी नहीं बता पाए कि वास्तव में नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। इसका ड्रॉबैक था, इसका ये ड्रॉबैक था जिसकी कमियां थी। तो आप हेडिंग डालेंगे ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी, ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी अभी हम सभी लिखाते हैं, आप चिंता ना करिए, अभी सब हम बोलते हैं। ठीक है, ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसके बारे में लिखेंगे ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत की कमियां, कोशिका सिद्धांत की कमियां। ठीक है, कोशिका सिद्धांत की कौन कौन सी कमी है, क्या क्या इसमें विद्वानों ने अपने अपने मत को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। चलिए यहां पर देखेंगे ड्रॉ बैक ऑफ सेल थ्योरी, ड्रॉ बैक ऑफ सेल थ्योरी, ड्रॉ बैक ऑफ सेल थ्योरी। अब इसमें देखेंगे हम ये क्या है कि कोशिका सिद्धांत की कमियां, कोशिका सिद्धांत की कमियां। कोशिका सिद्धांत की दो प्रकार की कमियां देखने को मिली। जैसे जैसे कोशिका के बारे में अध्ययन बढ़ता गया, कोशिका सिद्धांत के बारे में भी आलोचनात्मक प्रवृत्तियां बढ़ती गईं। अब यहाँ पर कोशिका सिद्धांत पर दो प्रकार की कमियां हुई। एक, इसमें क्रिटिसिज्म बढ़ा, एक क्रिटिसिज्म बढ़ा, मतलब इसमें आलोचना हुई। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, और एक एक्सेप्शन,
एक एक्सेप्शन ना, एक एक्सेप्शन मतलब अपवाद हुआ। बहुत मेहनत करने के बाद मैंने इस अपने नोट्स को ही मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्रिटिसिज्म सही तो है, क्रिटिसिज्म। इसमें आलोचना और इसमें अपवाद के बारे में बहुत विद्वानों ने अपने अपने आलोचना क्या हुई, लोगों ने आलोचना क्या किया सेल थ्योरी का, कि कोई भी विद्वान, कोई भी वैज्ञानिक यह नहीं बता पाया कि नई कोशिका कैसे बनी। कोई भी विद्वान यह नहीं बता पाया कि नई कोशिका कैसे बनी। हाउ न्यू सेल एराइज, हाउ न्यू सेल एराइज। नई कोई भी विद्वान यह नहीं बता पाया कि नई कोशिका कैसे बनी, नई कोशिका कैसे बनी। कोई भी विद्वान इसको स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं कर पाया, ठीक है। इसलिए इसका जो है बहुत ज़्यादा आलोचना हुआ। ये इसके ड्रॉबैक हैं, आपको लिखने को मिलेगा कि ड्रॉबैक्स ऑफ सेल थ्योरी। तो आप बताएंगे सेल थ्योरी के जो अपवाद थे या इसका जो कमियां थी, इसमें किसी भी विद्वान ने यह नहीं बताया कि वास्तव में नई कोशिका कैसे बनी। और इसके जो अपवाद हैं, कुछ कोशिका ऐसे होते हैं जो कोशिका के एक दूसरे से नहीं बने, या उनके पास कोई बाउंड्री वाल नहीं थी, या वह स्वतंत्र रूप से थे। तो ये काफ़ी अपवाद रूप में, जैसे वायरस हुए, वायरस, वायराइड, प्रियॉन्स, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा नहीं होगा, राइजोपस होगा, राइजोपस, ठीक है। पैरामीशियम, ठीक है। प्रियॉन्स, वायरसेस होता है, वायरसेस मतलब जीव, जितने भी जीवाणु हैं, विषाणु हैं, ये अपवाद हैं। इसलिए अपवाद हैं कि इनकी या तो कोश की होती है, या इनमें कोशिका ही नहीं पाई जाती है, या एक कोश की होते हैं। इनका संपूर्ण शरीर एक कोशिका का बना होता है, अपना पूरा जीवन चक्र एक कोशिका में नहीं पूरा करते हैं। जैसे पैरामीशियम आपने देखा होगा, पैरामीशियम इस प्रकार की कुछ संरचना होती है, चप्पल के आकार की, यहाँ से कुल बने होते हैं। इसका पूरा शरीर ही एक कोशिका का बना है। अब ये कैसे बनेगा, नई कोशिका कैसे बनाएगा भाई? जब इसका शरीर ही एक कोशिका का है तो नई कोशिका कैसे बनाएगा? ठीक। वायरसेस न तो निर्जीव होता है न तो सजीव होता है। वायरसेस न तो निर्जीव होता है न तो सजीव होता है। वह जब सजीव को कोशिका में पहुंचता है तो उसके रूप को ले लेता है, मतलब वहाँ तो वो जीवित हो जाता है, बाकी वह निर्जीव अवस्था में रहता है। इसका भी कुछ कन्फर्म नहीं हुआ। वायराइड भी कुछ इन्हीं से मिलते जुलते प्रियांश बना रहा है, जोपस ओपस। तो इस प्रकार से जो है ये बताया गया कि ये कुछ कोशिका के अपवाद हैं। ये बहुत बार प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ड्रॉबैक में थोड़ा सा आगे हम चलेंगे। ड्रॉबैक को दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक विद्वानों ने अपने अपने प्रयास रखे। बाद में इसके दूर करने के लिए मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया गया। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सेल थ्योरी, क्या? मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया। जितना डिटेल मैं आपको सेल थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, कहीं इतना मिलेगा नहीं बच्चा, ये जान लीजिएगा। जितना डिटेल मैं सेल थ्योरी आपको बता दे रहा हूँ, एक साथ इतना कहीं मिलेगा नहीं। बस इतना मिलेगा, कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दिया था, और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चकाउ। इन्होंने ओमनीसेला यूसेला नाम से एक सेल थ्योरी सिद्धांत दिया था। बस मैं एक एक चीज़ों को आपको बता दे रहा हूँ। इसकी आलोचना क्या हुई थी? जब आप मेंस लिखेंगे या किसी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, वहाँ अगर आपसे पूछ लिया कि कोशिका सिद्धांत के ड्रॉबैक के बारे में लिखें,
खास करके सीबीएसई एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन ये पूछ सकता है, या तो फिर बहुत बड़े एग्जामों में पूछ सकता है, टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम में अगर पूछा वहाँ पूछेगा कि ड्रॉबैक्स ऑफ सेल थियरी। बाकी बस अगर ऑब्जेक्टिव रूप में पूछेगा तो या तो यहाँ से पूछ लेगा कि अपवाद कौन कौन से हैं, बस अपवाद के ही बारे में पूछेगा। आलोचना के तो उसके पास की बात ही नहीं है, वो बहुत उच्च लेवल की चीज़ हो जाएंगी, फिर नीट वगैरह में आप जाएंगे। इसके बाद इन्होंने बहुत विद्वानों ने अपने अपने मत को प्रस्तुत किया और इन्होंने फिर बाद में मॉडर्न सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया। मॉडर्न सेल थ्योरी या मॉडिफाइड सेल थ्योरी या फाइंड शेप ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है। मॉडर्न सेल थ्योरी क्या, मॉडर्न सेल थ्योरी या मॉडर्न सेल थ्योरी या मॉडिफाइड सेल थ्योरी, मॉडिफाई सेल थ्योरी, मॉडिफाई सेल थ्योरी, मॉडिफाई सेल थ्योरी। उसके बाद है फाइंड शेप ऑफ सेल थ्योरी, फाइंड शेप ऑफ सेल थ्योरी, फाइंड शेप ऑफ सेल थ्योरी। और एक हो सेल लीनियर थ्योरी, सेल लीनियर थ्योरी, सेल लीनियर थ्योरी, NEAR, सेल लीनियर थ्योरी। इतनी थियरियां आई, आपने बस उतना ही पढ़ा था। स्लाइडन और श्वान की बातें आपने वही पढ़ा था ना, स्लाइडन और श्वान के बारे में, फिर थोड़ा सा आप डॉटरीज के बारे में देख लिया। इतनी सेल थियरियाँ सेल थियरी को स्पष्ट करने के लिए आई कि वास्तव में सेल थियरी होता क्या है। क्योंकि ये बेचारे जो स्लाइडन और श्वान थे ये बता नहीं पाए कि नई कोशिका का निर्माण कैसे हुआ। फिर मॉडर्न सेल थियरी, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, फाइंड शेप ऑफ सेल थ्योरी और सेल लीनियर थ्योरी, इनका प्रतिपादन हुआ। इन प्रतिपादन के रूप में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रुडोल्फ वर्काउ। क्या नाम था? रुडोल्फ वर्काउ। रुडोल्फ वर्काउ, RU होता है रुडोल्फ में, रुडोल्फ वर्काउ। इन्होंने 1855 ईस्वी में, कब? 1855 ईस्वी में अपना एक सिद्धांत दिया। मॉडर्न सेल थ्योरी के रूप में अपना एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत का नाम था, रेड पेन कहाँ है? उस सिद्धांत का था ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, एकदम इम्पॉर्टेंट स्टार लगा दीजिए। ओमनी सेलुला ई सेलुला अपना एक सिद्धांत दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला अपना एक सिद्धांत दिया और बताया कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो पूर्व में बनी कोशिकाओं से ही बने होते हैं। जितनी भी कोशिकाएं हैं वह पूर्व में बनी कोशिकाओं से ही बने होते हैं। जैसे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यह कोशिका है, यह कोशिका जब टूटेगी तो दो नए कोशिकाओं को निर्माण करेगी, ठीक है। इन्होंने ही बताया था कि जो कोशिकाएं अपने से पूर्व, ठीक है, अर्थात कोई भी कोशिका का निर्माण पूर्व में बनी कोशिका से ही होता है। किसी भी कोशिका का निर्माण, किसी भी कोशिका का निर्माण पूर्व में बनी कोशिकाओं से ही होता है, पूर्व में बनी कोशिकाओं से ही होता है। किसने बताया? रुडोल्फ वर्काउ महोदय ने बताया। अपने सेल थ्योरी सिद्धांत के रूप में इसने दिया कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट सेल थ्योरी के आधार पर इन्होंने बताया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला मतलब
किसी भी कोशिका का निर्माण पूर्व में बनी कोशिका से ही होता है, पूर्व में बनी कोशिका से ही होता है। अच्छा, एक चीज़ हम इसको थोड़ा सा आप लोगों को कंफर्म करते, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखेंगे ओमनी माने होता है ओमनीज, ठीक है, ओमनीज सेलुला, ई सेलुला। ओमनीज का मतलब होता है प्री एक्सिस्टिंग, क्या होता है, प्री एक्सिस्टिंग, पी प्री एक्सिस्टिंग मतलब पूर्व में बनी कोशिका, पूर्व में बनी, पूर्व में बनी। सेलुला मतलब सेल, सेल का मतलब कोशिका, ई का मतलब होता है का, और सेलुला का मतलब होता है सेल। मतलब पूर्व में बनी कोशिका का निर्माण पूर्व में बनी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है से पूर्व में बनी कोशिका से कोशिका का निर्माण होता है। ओमनी सेलुला इज सेलुला में बताया गया कि पूर्व में बनी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, इतनी कंसेप्ट ही मतलब ये जान लीजिए कि यहाँ आइए थोड़ा सा देखते हैं इसको। यहाँ पर जैसे मान लीजिए देखिए यह कोई कोशिका है, यह कोशिका है, इसे ही प्री एक्सिस्टिंग सेल कहा जाता है, प्री एक्सिस्टिंग सेल है, या मदर सेल। अब यह टूटेगी तो दो कोशिकाओं में बनाएगी, इसे ही न्यू कोशिका, न्यू सेल या डॉटर सेल के नाम से जाना है। सही बात है, जब यह कोशिका टूटेगी तो दो नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी ना, दो नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी। ये रहा आपका पूरा सेल थियरी। यहाँ से एक भी क्वेश्चन हमारे ख्याल से बाहर नहीं जाएगा। जितना मैंने अभी तक पढ़ा है आप लोगों को उतना मैंने पूरा बता दिया है। ठीक है, अगर यह वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें और हमें मोटिवेट करें, दूसरे को भेजें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और वीडियो भी बना सकूं। धन्यवाद।